विस्तृत चर्चा हुई सभी बिंदुओं पर और उसमें उन्होंने कई सारे अपने कंसर्न्स जो उनकी गाइडलाइन पे हैं उन्होंने बताए हमें। हम विवाद नहीं करने वाले, ना किसी से डरने वाले। विवाद करेगा तो हम अपने अधिकारों के लिए हम अहिंसात्मक रूप से उस विवाद का जवाब देंगे। अहिंसात्मक रूप कौन समझा? जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त दीपक सिंह राजपूत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो माहौल चल रहा है वो माहौल दृष्टिबाधितों के हित में नहीं है। ये जो माहौल चल रहा है राइटर गाइडलाइंस को लेकर के चल रहा है और कई जगह रैलियाँ हुई, कई लोग एकत्रित हुए राइटर गाइडलाइंस के लिए। तो आज इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। जो मेरी ओपिनियन है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा और फिर मैं एनालाइज करूंगा चीज़ों को और आप लोग सुनिएगा कि आखिर क्या क्या चीज़ें जो डिमांडेबल है, क्या हमें रैली करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। साथियों, अभी 6 सितंबर से रैली प्रारंभ हुई। 6 सितंबर से लोग रैली किए और उसके बाद धीरे धीरे 10 सितंबर तक रैली चली, मुख्यतः 10 सितंबर तक। इसमें पूरे भारत से लोगों ने हिस्सा लिया। तो आखिर बात क्या हुई इसमें? साथियों, 1 अगस्त 2025 को एक गाइडलाइन जारी करती है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग। इस गाइडलाइन को देखिए साथियों जी। ये गाइडलाइन जो उन्होंने फाइनल नोटिस जारी किया था 1 अगस्त 2025 को, इसमें दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक लाइन जोड़ा गया था जो कुछ हद तक सही भी है साथियों, लेकिन कुछ हद तक गलत है। लाइन ये जोड़ा गया था कि अब जो ऑन स्क्राइब वाला मुद्दा है, जो ऑन स्क्राइब जो लेकर के एग्ज़ाम्स देने लोग चाहते हैं, वो ऑन स्क्राइब को ख़त्म कर दिया जाए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सही है दोस्तों। ऑन स्क्राइब में लोग धांधली बहुत ज़्यादा करते हैं, रैकेट चलता है ब्लाइंड फील्ड में। लेकिन इसमें एक चीज़ जानने वाली ये है कि 2 स्टेप बिलो 3 स्टेप बिलो थोड़ी सोचनीय विषय है साथियों। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल पर एग्ज़ाम है, सपोज़ करिए कि SBI का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या फिर आप CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का बच्चा जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 12th का बच्चा उस चीज़ को हैंडल कर सकता है। लेकिन अगर आप MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10th के बेसिस पे निकलता है, SSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आप MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइटर आपका 7वीं कक्षा का है, 8वीं कक्षा का है, तो थोड़ी परेशानी होती है। और ये चीज़ रियल है साथियों कि जब कोई दृष्टिबाधित बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो उन्हें राइटर्स जो सेंटर के द्वारा दिया जाता है वो प्रॉपर नहीं होता। कई बार किसको बिठा दिया जाता है, कई बार किसको बिठा दिया जाता है, जिससे कैंडिडेट और राइटर के बीच कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो 2 स्टेप बिलो है, देखिए इसमें सरकार को 1 स्टेप बिलो करना था। ठीक है, आप ऑन स्क्राइब को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन 1 स्टेप बिलो राइटर को रखिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो एग्ज़ाम दे, प्रतियोगी जो भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे, उसको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। सरकार ने एक चीज़ को बहुत अच्छा किया था कि राइटर से हम 20 मिनट पहले आपको संवाद करवाएंगे, राइटर और आपका। तो ये चीज़ सही है। अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 20 मिनट इनफ है मुझे लगता है, क्योंकि तैयारी आपकी होती है, उसमें राइटर कोई कुछ नहीं करता। हाँ, रैकेट को ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए हम सरकार का पूर्ण रूप से आभार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए डिटेल्ड एनालाइजेशन है साथियों कि जो स्क्रीन रीडर है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लैग कर रहा हो, अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, साइन इन होने में एक्सेसिबिलिटी का इशू आ रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मतलब फुल एक्सेसिबल। अगर कोई बच्चा फुल्ली फ्री होकर के एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको वही फील आनी चाहिए जो साइटेड बच्चा कंप्यूटर में साइन इन करता है और जो साइटेड बच्चा लिख रहा है। ठीक है, बाकी आप इसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, JAWS NVIDIA। एक चीज़ इसमें और है कि जो 2 इयर्स का ड्यूरेशन इन्होंने बना रखा है, मतलब गवर्नमेंट ने जो हिदायत दिया हुआ है एग्जामिन बॉडीज़ को कि 2 साल में आप लोग अपना तैयारी कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पेशल स्कूल्स हैं उन लोगों को सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एग्जामिन बॉडीज़ तो बाद में ध्यान देती रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स को
इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। अब आप लोग ये कहेंगे कि भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो इसके पीछे एक लॉजिक है साथियों। जो बचपन से दिव्यांग विद्यालय में पढ़ रहा है, स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसको ब्रेल नहीं आती, अगर उसको कंप्यूटर नहीं आती, तो ये बहुत शर्म की बात है। ऐसे में पूरे स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि सारे बच्चों को कंप्यूटर तकनीक से जोड़नी आवश्यक है, जोड़नी चाहिए। अब चाहे जो गवर्नमेंट ने एग्जामिन बॉडीज को टाइम दिया है 2 ईयर्स का, अब इसमें देखो जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत बोलूँगा, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही बोलूँगा। अब इसमें हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि 2 साल का ड्यूरेशन बहुत कम है, कम से कम 5 साल तो होना चाहिए। 5 साल में क्या कर लोगे? जो 2 साल में नहीं कर पा रहे हो तो 5 साल में क्या कर लोगे? ये चीज़ तो स्कूल वालों को सोचनी चाहिए। जो एक बिजनेस खोल करके रखे हैं ब्लाइंड बच्चों के नाम पर, ये लोग डोनेशन जो खा रहे हैं, इनको सोचनी चाहिए ना। ये तो सोचते नहीं हैं। आप ब्लेम करोगे दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग को, भैया आप 2 साल क्यों दिए, 5 साल कर देते, 10 साल। अरे भाई और भी तो काम है उनके पास। अगर उन्होंने 2 साल का ड्यूरेशन दिया है, आपको याद होगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि 90, अब जितने ठेकेदार लोग हैं भारत में, वो जाकर के मोदी जी का पैर पकड़ जाए, पागल है क्या मोदी जी, कुछ भी बोलते रहते हैं, कैसे विकास हो जाएगा, हम कुछ नहीं बना पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। वो ये एक एक्सक्यूज़ है साथियों, एक बहाना है। मुझे लगता है 2 ईयर्स ड्यूरेशन इज इनफ। पूछो कैसे? अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, है पागल है क्या? मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जो हम लोग रैली कर रहे हैं ना गवर्नमेंट के विरुद्ध, वो रैली तो ठीक है, लेकिन एक रैली करना चाहिए इन स्पेशल स्कूलों के विरुद्ध जो जनता का पैसा खा रहे हैं दिव्यांगों के नाम पर, ब्लाइंडों के नाम पर, और ये ब्लाइंडों को जो लूटने का काम कर रहे हैं। आप स्पेशल स्कूल में जाकर के देखिएगा, मैं सारे स्पेशल स्कूल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को या तो दबा दिया जाता है या तो उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो जब माहौल सही से नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति प्राचीन काल में जिएगा ना, आधुनिक तकनीक में कहाँ जी पाएगा। फिर चाहे आप 2 साल का ड्यूरेशन रखिए, चाहे 10 साल का ड्यूरेशन रखिए, चीज़ तो वही होने वाली है। इसलिए सरकार को ऐसे विद्यालय को चिन्हित करनी चाहिए जो विद्यालय रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई अभी तक, और दिव्यांगों के नाम पर वो जो है बड़े बड़े फंड को रेज कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड मिलता है उनको और वो इनके नाम पर खाते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की जो नज़रें हैं वो उनकी तरफ होनी चाहिए, तभी जाकर के चीज़ें आसान हो सकती है। नहीं तो चाहे हम कितना भी माथा मार लें, कुछ नहीं होने जाने वाला है। बहुत सारे विद्यालय में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक ही बच्चों को सिखाते हैं, MS वर्ड तक, वो भी सही से नहीं सिखाते। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट हो गया, इनसे तो बच्चों को काफ़ी दूरी रखा जाता है। बस MS वर्ड सिखा दिया। MS वर्ड में क्या सिखाते हैं ये लोग? MS वर्ड में बस 7 मेन्यूज़ होते हैं। MS वर्ड में तो 7 मेन्यूज़ में ये लोग केवल होम टैब सिखा देंगे, इंसर्ट टैब सिखा देंगे, कई जगह पे रेफरेंस टैब, व्यू टैब, पेज लेआउट टैब सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे। पहली से लेकर 5वीं 7वीं तक तो बच्चा वर्ड में रहता है। दिल्ली में काफ़ी सारे विद्यालय ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं बच्चों के साथ। मेरा मानना है कि तकनीकी विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होना जरूरी है, तभी एक बच्चा सशक्त बन पाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका वो हाई हो पाएगा। तो इसलिए सरकार को पहले इनके प्रति ध्यान देना चाहिए, पहले इनको पकड़ना चाहिए। बच्चों पर तो आपने गाइडलाइन थोपी है, लेकिन बच्चों को जब स्कोप मिलेगा ही नहीं, जब बच्चे उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाएंगे, जब कंप्यूटर सीख ही नहीं पाएंगे, तो आप चाहे 2 साल का ड्यूरेशन दो, चाहे 10 साल का ड्यूरेशन दो। इसलिए जो मेजर प्रॉब्लम है वो स्पेशल स्कूल है। सारे स्कूल नहीं है, यहाँ पे कई सारे प्रतिष्ठित स्कूल्स भी हैं जो बच्चों को लेवल वाइज कंप्यूटर सिखाते हैं, ब्रेल सिखाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बच्चों के नाम पर खाते हैं। अब सरकार को पुष्टिकरण करनी चाहिए कि कौन सा स्कूल खाता है, कौन सा स्कूल नहीं खाता है। मुझे लगता है कि जितना स्टूडेंट्स दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में, पर्यावरण भवन में राइटर गाइडलाइंस के विरोध में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए आए थे, अगर उतने ही स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए आवाज़ उठाएं तो ये नौबत आती ही नहीं। खैर, ये बात का विषय है। आते हैं अपने मुद्दे पे। प्रॉपर वे में स्क्रीन रीडर का सपोर्ट होना चाहिए इंक्लूसिव स्कूल्स में। जैसे दिल्ली में कई सारे स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए एक लैब होना चाहिए, कंप्यूटर लैब। सर्व शिक्षा अभियान इसने प्रयास किया था 2010-11 के आसपास, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो। जागरूकता की इतनी कमी है
कि पता नहीं वो लैब कहाँ गया। झारखंड में शायद हुआ था और बिहार में भी हुआ था आई थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंक्लूसिव स्कूल्स में कंप्यूटर अनिवार्य है। स्पेशल टीचर, अब स्कूल में 2 ब्लाइंड बच्चा पढ़ रहा है, आप स्पेशल टीचर रखे हो, उनको ब्रेल नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता, तो वो बच्चा क्या करेगा और वो टीचर क्या करेंगे? अगर बच्चा कंप्लेन करता है, उनके पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, तो बच्चों को या तो निकालने की धमकी दे दी जाती है या तो बच्चों की आवाज़ को दबा दी जाती है। और एक ईयरफोन होना चाहिए, ईयरफोन में बच्चा आराम से सुन करके एग्ज़ाम लिख सकता है, स्क्रीन रीडर के थ्रू, डिटेक्शन के थ्रू, और सामने वालों को कोई इंटरप्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें कंसल्टेशन में मुझे लगता है साथियों कि यही सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन होनी है। जैसा कि मैंने पहले ही मेल किया था सेक्रेटरी साहब को, यही सजेशन दिया था और आज भी यही सजेशन दे रहा हूँ। और देखो वाइड कंसल्टेशन में भी यही चीज़ें आएंगी निकल के और यही बिंदु पर जो है बहस छिड़ेगी। तो 31 दिसंबर तक पुरानी गाइडलाइन को लागू किया गया है, नई गाइडलाइन को टाला गया है, लेकिन बी प्रिपेयर्ड हम सबको होना चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर है वो तकनीकी दौर है। सारी चीज़ें धीरे धीरे निजीकरण होती जा रही है और ऐसे में अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति को कॉरपोरेट सेक्टर में टिकना है तो कंप्यूटर चलाना आवश्यक है। अगर मान लीजिए आप बैंक में जाते हो और क्लर्क का काम मिला है तो आप झाड़ू तो लगा नहीं सकते, तो सरकार मजबूरन बच्चों को या तो कंप्यूटर में काम देती है या तो फॉर्म बांटने का काम देती है, पासबुक प्रिंट करने का काम देती है। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन कंप्यूटर। तो हमें पहले कंप्यूटर सीखना ही चाहिए। अगर हम MTS में हैं, कर्मचारी के पद पर हैं और कर्मचारी में आप सुख चाहोगे मैनेजर वाला, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार देती है लोगों को, कंप्यूटर देती है, कॉलिंग देती है, और किसी को कंप्यूटर नहीं आता तो वो उसमें गलती किसकी है? गवर्नमेंट की गलती नहीं है, उसमें हमारी भी गलती नहीं है, उसमें स्पेशल स्कूल की गलती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले स्कूल को सुधारो, इन कचड़ों को बाहर करो स्कूल से और एक नई पद्धति से स्कूल बनाइए फॉर डिसेबल पर्सन और इस गाइडलाइन को प्रॉपर वे में लागू करिए। मुझे लगता है एक भी बच्चा विरोध नहीं करेगा, और अगर कोई विरोध करता है तो सरकार को समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि या तो वो अपने धंधे के लिए कर रहा है या तो रैकेट का फ्री में दुकान चलाने के लिए कर रहा है। उससे पढ़ने लिखने वाले बच्चों का कोई नाता नहीं है। इसलिए अंत में मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ NFB श्री SK रोमता सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो डिसेबल पर्सन के लिए लड़ते हैं, और धन्यवाद करना चाहता हूं तमाम स्टूडेंट्स का जो अपनी भागीदारी निभाते हैं। मैं तो यहाँ पे खाना, गाना और बजाना, देयर आर 3 स्टेप्स मेड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। और ऐसे में अगर आप निकल करके आते हो, मुझे लगता है इन शब्द से आप चिढ़ गए होंगे, लेकिन इट इज़ रियलिटी फॉर सम पर्सन्स। तो आप निकल कर बाहर आइए और सरकार से सवाल पूछिए कि हमारे लिए कितने विद्यालय आपने खोले हैं, उसका लेखा जोखा प्रदान करिए। देखिए, रैली सही मुद्दे पर अगर किया जाए तो अच्छा होता है। मुझे लगता है जितने दृष्टिबाधित बच्चे गाइडलाइंस के विरोध में आवाज़ उठाए थे, उतने ही दृष्टिबाधित बच्चे सरकार से एजुकेशन की मांग के लिए आवाज़ उठाते तो और ज़्यादा बेटर होता। सरकार की नज़र में, बड़े बड़े दिग्गज शिक्षकों की नज़र में हमारी छवि और बनती, लेकिन नहीं। एग्जाम आप कैसे लिखोगे जब आपकी पढ़ाई नहीं होगी? कितने स्कूल्स होंगे डिसेबल पर्सन्स के लिए? सरकारी स्कूल्स हैं, कदम कदम पे साइटेड बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाई है, लेकिन ब्लाइंड बच्चों के लिए कितना स्कूल है? तो सबसे पहले हमें सरकार से इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, उसके बाद राइटर गाइडलाइंस पर विचार करनी चाहिए। हालांकि राइटर गाइडलाइंस जो है एक बड़ी समस्या है डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स, तो सरकार को इसी वाइड कंसल्टेशन पर विचार करनी चाहिए, कंसल्टेशन करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने चैनल को और दबा दीजिएगा बेल आइकॉन को, ताकि ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो और ऐसे ही सच्चाई से आप सभी को हम रूबरू कराते रहें।